नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। आज की बात के इस खास कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं आम बजट की। वो मुद्दा जिस पर पूरे देश की नजर रहती है, देश के हर वर्ग की नजर रहती है और हर साल बजट का इंतजार हर किसी को रहता है, चाहे वो कोई आम आदमी हो या फिर कोई खास आदमी हो। बजट को लेकर इस बार केंद्र सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं, कई बड़े ऐलान किए हैं, कई ऐसे फैसले जो प्रदेश के हर वर्ग को अलग अलग तरह से प्रभावित भी करते नजर आएंगे अगले एक साल में। खासकर विकसित भारत की अगर हम अभियान की बात करें तो विकसित भारत अभियान को भी इस बजट के जरिए साधने की कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से इस बार की गई है। बजट की तमाम बारीकियों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अश्वनी शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अलग अलग मामलों में, अलग अलग मोर्चों पर, अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात खुले मंच से रखते आ रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर राकेश शर्मा भी हैं, अर्थशास्त्री हैं और अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर, अर्थव्यवस्था से जुड़े तमाम बारीकियों पर, तकनीकियों पर अपनी बात अलग अलग मंचों पर रखते आप इन्हें देख चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का हमारे इस खास कार्यक्रम में। बजट की जब बात आती है तो हमें जरूरत पड़ती है आप जैसे मेहमानों की, आप जैसे विशेषज्ञों की, जो सरल भाषा में, बहुत ही आम भाषा में आम लोगों को यह समझा सके कि बजट के जरिए केंद्र सरकार क्या वो नीतियां, क्या वो फैसले देश की जनता के लिए लेकर आ रही है जिससे हर वर्ग देश का प्रभावित होता है। फिर चाहे वो युवा हो, महिलाएं हो, कर्मचारी वर्ग हो या फिर उद्योग जगत हो, हर किसी के लिए बजट की हर एक घोषणा काफी ज्यादा मायने रखती है। तो आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम एक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। आप दोनों की नजर में आज के बजट को आप कैसे देखते हैं? शुरुआत डॉक्टर साहब अश्वनी शर्मा जी आपसे करेंगे। देखिए, जैसे आपने कहा कि बजट का हर साल इंतजार रहता है और ये बजट थोड़ा लेट हो गया क्योंकि इलेक्शंस थे, उसके बाद परिणाम आए और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने अपना चार्ज अज्यूम किया और निर्मला सीतारमन की कंटिन्यूटी एज ए यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है और उनका ये 7वां बजट था जी। मुझे लगता है कि ये एक अपने आप में हिस्ट्री है, क्योंकि इसके पहले का जो मैं हिस्ट्री देख रहा था उसमें मोरारजी देसाई शायद उनके 5 बजट रहे हैं और ये हुआ हिस्ट्री के बाद। और इसके साथ ही लग रहा है कि जिस तरह से उनका एक्सपीरियंस हुआ 7 बजट पेश करने का, इंडियन इकोनॉमी को ड्राइव करने का, इन्फ्लेशन या अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम उनको एड्रेस करने का और कई सारे मुद्दों पे जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं उन्होंने अपना पक्ष रखा है। और ये बजट भी मुझे लगता है कि इस बजट में काफ़ी परिपक्वता है उनकी, जिसके उसमें कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं कि ये यूथ पे फोकस्ड है, ये विमेन के इश्यूज को एड्रेस कर रहा है, ये रूरल ओरिएंटेड है, जो किसानों की समस्याएं, हालांकि पूरी तरह ये समस्याएं हल नहीं करेगा लेकिन एक एफर्ट हुई है। और जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको कैसे सुदृढ़ किया जाए, उसमें किस तरह से और जो ड्राइवर्स हैं उस इकनॉमी के उसको लगाया जाए, एमएसएमई जो छोटे स्मॉल लघु उद्योग हैं उन पे क्या किया जाए, ये सारे इश्यूज को लेके ये बजट पेश किया गया। हालांकि इसमें कुछ कमियां भी हैं, जो अभी लोग जो क्रिटिसिज्म आ रहा है कि वहाँ पे बैलेंस नहीं है, कुछ स्टेटों को फेवर किया गया, ये ओवरऑल पिक्चर है। बट कुल मिला के मुझे लगता है कि बजट ने कुछ बेसिक मुद्दों को एड्रेस करने की कोशिश की। ठीक है, उसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि जब बजट का जिक्र आता है तो आम लोगों की ज्यादा नजर इस पर रहती है। हालांकि आम लोगों को जो मतलब के मुद्दे रहते हैं वो महंगाई होता है, रोजगार होता है। इन मुद्दों को लेकर अगर मैं सिर्फ आम आदमी की बात करूं, डॉक्टर राकेश शर्मा, आम आदमी कितना प्रभावित हो रहा है इस बजट से और आम आदमी के लिए इस बजट में आप क्या देखते हैं, क्या कुछ खास है? देखिए, बचपन से जब हम छोटे थे तो बजट को इसलिए देखते थे कि बहुत सारे टैक्स कम होंगे, चीज़ें सस्ती होंगी। हाँ। उस दौर से हम बाहर हैं जी। और अब जो मेन फोकस पिछले काफ़ी सालों से सरकार में बजट का, खासतौर पर केंद्रीय सरकार के बजट में ये रहता है कि एक तरफ विकास को गति देनी है और दूसरी तरफ से जो सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम है, जो वंचित वर्ग है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उसको कैसे सुविधाएं दे, उसको कैसे अपलिफ्टमेंट हो। और ये बजट उस दिशा में है। और हालांकि आम आदमी कई दफ़ा वो जैसे होता है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं ढूंढ पाता जिसको हम फ्रीबीज कई बार कहते हैं, पर बजट में
क्योंकि इकोनॉमिक्स में बिल्कुल क्लियर है कि इन्वेस्टमेंट होगी कंट्री में, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, कॉस्ट कम आएंगी और फिर एक जो गति मिलेगी अर्थव्यवस्था को, वही हमें तकरीबन 5 गुना आय जो लक्ष्य भी है विकसित भारत का 2047 तक, उसकी ओर ले जाएगी। और इसमें निश्चित तौर पर जो आम आदमी है वो बहुत आयामों से प्रभावित होगा। ज़्यादातर आम आदमी को सिर्फ सस्ता महंगा की चिंता रहती है कि क्या सस्ता हो रहा है बजट में, क्या महंगा हो रहा है। इस वाले बजट में ऐसा कुछ राहत या ऐसा कुछ बोझ आप देख रहे हैं कि लोगों पर पड़ता नजर आ रहा हो? खासकर कुछ चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी घटाकर थोड़ा सा चीज़ों को सस्ता है। मोबाइल फ़ोन जो घर घर में पहुंचे हैं वो सस्ते होने हैं, उसमें कस्टम ड्यूटी कम हुई है। आपका कैंसर वगैरह की जो मेडिसिन हैं कुछ एक, उस पे वो सस्ती होंगी। और ऐसे आम आदमी हिमाचल से तो नहीं, जहाँ पे बहुत सारे छोटे उद्योग हैं, वहाँ पे भी जो रॉ मटेरियल कई जगहों पे यूज़ होता है, छोटे छोटे जैसे चमड़ा उद्योग हैं, चाहे छोटी चप्पल बन रही है, कोई चीज़ जो ऐसा इंपोर्ट ड्यूटी से वहाँ कम की है। तो आम आदमी के लिए चीज़ें वहाँ पे हो सकता है वो विशेष उसमें एक्सपोर्ट के साथ वो सस्ती भी हो। ठीक है, थोड़ा सा यूथ की ओर चलते हैं। युवाओं का जहाँ तक जिक्र है, युवाओं को सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो है शिक्षा और रोज़गार। रोज़गार पे अगर हम बात करें तो कई ऐसे ऐलान इस बार, कई ऐसे फैसले इस बजट में लिए गए हैं, चाहे वो 1 करोड़ युवाओं को बड़ी कंपनीज में इंटर्नशिप का मुद्दा हो, या फिर जो स्टार्टअप के लिए युवा जो आगे आते हैं उनके लिए एंजल इन्वेस्टर्स पर जो टैक्स लगता था उसमें थोड़ी कटौती, बल्कि उसे तो ख़त्म ही किया गया है। तो ये जो फैसले युवाओं को लेकर, रोज़गार को लेकर इस वाले बजट में, पहले तो क्या वो फैसले जो आप देखते हैं और कितने वो इम्पोर्टेंट साबित होंगे आने वाले वक्त में युवाओं को रोज़गार की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए, या फिर एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूसर युवाओं को बनाने में? जी देखिए, जिस तरह से ये विकसित भारत का स्लोगन है उसमें जो सेंट्रल थीम है वो युवा हैं, युवा और महिलाएं, जो विमेन ड्रिवन इकोनॉमी है उसके भी ऊपर फोकस है। बट इस बजट में जिस तरह से मैंने बाकी बजट को भी आज एक नज़र लगाई है, उसमें युवाओं के ऊपर काफ़ी फोकस है और युवाओं के स्किल डेवलपमेंट का जो इशू है, उनके स्किल कैसे इम्प्रूव की जाए ताकि उनकी नौकरियों की तरफ या अपने इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं, वो जो रोजगार क्रिएट करें बाकी लोगों के लिए। और युवाओं की पढ़ाई, हायर एजुकेशन के लिए लोन्स प्रपोज किए गए हैं। IITs में नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस करने की बात हुई है और उसमें अपग्रेडेशन जो कोर्सेज के उनकी है। बट सबसे ज़्यादा जैसे आपने कहा इंटर्नशिप स्कीम जो है, मुझे लगता है कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा और इसका काफ़ी असर होगा और यूथ को अट्रैक्ट भी करेगी। युवाओं को एजुकेशन भी चाहिए और क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, और ऐसी एजुकेशन चाहिए यहाँ उनको सीधे नौकरियों की तरफ ले जाएं, जॉब्स की तरफ ले जाएं, ना केवल अपने लिए बट और भी रोजगार क्रिएट करें। तो मुझे लगता है कि इस बजट में कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनकी अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगी तो मुझे लगता है कि एक जो लक्ष्य है कि युवाओं को जो जितनी हमारी ये फौज पैदा हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट की, उन इश्यूज़ को एड्रेस करें। आपने देखा होगा इलेक्शन में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा था और कुछ पार्टियों ने कई सारे घोषणाएं भी करी कि हम आते ही ये करेंगे, आपके अकाउंट में इतने पैसे होंगे, कई सारे वो चीज़ें थी। बट मुझे लगता है कि कुछ कंक्रीट होना शुरू हो गया है और इट्स द राइट टाइम। अगर अभी नहीं किया तो फिर ये जो हमारी युवा शक्ति है, आप देखते हैं हमारी स्टेट में भी प्रॉब्लम है, पंजाब में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ड्रग्स इशू एक बन गया है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट के इशू को एड्रेस करेंगे, अच्छी एजुकेशन देंगे, अच्छी वैल्यूज़ उनको मिलेंगी बच्चों को, तो मुझे लगता है कि हमारे देश की प्रगति होगी। बिल्कुल, एम्प्लॉयमेंट की आप बात कर रहे हैं। खुद वित्त मंत्री ने माना भी है आज के भाषण में कि साल 2030 तक करीब 78 लाख नौकरियों की और ज़रूरत हमें पड़ेगी और इसके लिए रोज़गार क्रिएट करने, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाले युवाओं की तरफ ज़्यादा सरकार ध्यान दे रही है। उद्योग जगत का इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। MSME का अगर हम जिक्र करें तो उनके लिए काफ़ी ऐलान किए गए हैं। मुद्रा जो लोन रहता है, स्टार्टअप के लिए जो लोन रहते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी 10 लाख से 20 लाख उसे किया गया है। उद्योग जगत कितना इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है आने वाले वक्त में इस बजट को ध्यान में रखते हुए, कितना उन्हें एम्पावर करने की कोशिश की गई है इस बजट में और कितना ज़्यादा फ़ायदा रोज़गार के परिप्रेक्ष्य में उद्योग जगत से हो सकता है? देखिए, रोजगार सेक्टर तो इम्पॉर्टेंट है, बट आप अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें, कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो जिसके ऊपर इस बजट में भी फोकस किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से बढ़ाई जाए, अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो लोग
की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और दोनों तरह के इंडस्ट्री जो है, हैवी इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री भी चाहिए हमारे देश में। और दूसरी बात यह है कि हमारे देश में जो चीज़ें पैदा हो रही हैं हमें बाहर से क्यों लानी पड़ रही हैं, हम देश में उत्पादन करें। जैसे आज वित्त मंत्री ने कहा है कि हमारे देश में मोबाइल की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये एक अच्छी बात है। जो चार्जर हैं, मोबाइल चार्जर्स हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है, जब बाकी एसेसरीज हैं। तो इन चीज़ों की प्रोडक्शन हमारे देश में बहुत अच्छी हो रही है और इनको प्रमोट करने की ज़रूरत है। इसलिए एमएसएमई सेक्टर को, जो छोटे उत्पादन हैं या छोटे रोजगार हैं, उनको कैसे प्रमोट किया जाए। हालांकि क्रिटिसिज्म तो ये होता है कि बड़ी इंडस्ट्रियों को आप फ़ायदा देते हैं, बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनको फ़ायदा दे रहे हैं, बट मुझे लगता है कि इस बजट में भी कुछ ना कुछ वो फ़ायदा ज़रूरी भी है, क्योंकि अल्टीमेटली तो बड़ी कंपनीज ही छोटे स्टार्टअप को बड़े रोजगार के लिए बड़ी कंपनियां जो लाखों में रोजगार जिनका फैलाव सारे देश में है, उनकी प्रोडक्शन हो रही है या उनके ऑफिसेज हैं, वो एक ज़रूरी है। बट छोटा जो सेक्टर है, अगर मैं कुछ छोटे लेवल पे अपना काम शुरू करना है, आस्ता आस्ता मैं उसको प्रमोट कर सकता हूँ। इस सेक्टर को भी नज़रअंदाज नहीं किया गया है, रादर इस सेक्टर को भी फोकल पॉइंट पे रखा गया। ठीक है, विकसित भारत की आपने बात करी। विकसित भारत के जरिए कोशिश ये है कि 2047 तक देश को, कंट्री को एक विकसित दिशा में आगे बढ़ाया जाए, उस लक्ष्य की प्राप्ति की जाए। उसमें रोजगार भी इंपॉर्टेंट है, युवाओं का स्ट्रेंथन होना भी बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए सरकार की कोशिश भी लगातार रहती है। इस वाले बजट में आप विकसित भारत के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए क्या वो की पॉइंट्स देखते हैं, ताकि आने वाले वक्त में 2047 तक, क्योंकि अभी तो 5 साल का रोड मैप ये है, लेकिन आने वाले वक्त के लिए लॉन्ग टर्म अगर हम बात करें तो विकसित भारत की लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कितना जो अहम कदम है इस बजट के जरिए सरकार उठा रही है? पिछले काफ़ी वर्षों से इस दिशा में प्रयत्न शुरू हो गए हैं, और 2047 तक, जैसे मैंने पहले भी कहा, तकरीबन $12,500 US पर कैपिटा पर एनम इतना लक्ष्य है, यानी 5 गुना हमें आय बढ़ानी पड़ेगी जी। तो वो ये हिंदुस्तान जिसकी आबादी कोई 65% अभी भी रूरल एरियाज़ पे है, तो बजट का पूरा फोकस अगर आप देखें ध्यान से तो रक्षा में सबसे ज़्यादा है, डिफेंस में, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट है, और तीसरे नंबर पर एग्रीकल्चर है। तो रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है सरकार, रिसर्च पे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। और एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है विकसित भारत के लिए, अगर देखें जो एनालिस्ट हैं उसको यही कह रहे हैं कि जो यूथ है, रूरल एरियाज़ में यूथ है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, और ख़ासतौर पर हम इकोनॉमिक्स में उसको कहते हैं छिपी बेरोज़गारी में है, कि 10 लोगों का काम है पर वो 20 लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे। उनको लग रहा है कि वो काम कर रहे हैं, पर उनकी जो हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो कहते हैं वो ज़ीरो है। बिल्कुल। और उनको वहाँ से प्रोडक्टिव एरियाज़ में कैसे लें, बहुत सारी लिमिटेशंस है, उनका इमोशनल अटैचमेंट है गांव से, तो उनको बाहर लाने के लिए ये जो स्किलिंग वाला है एक बहुत बड़ा स्टेप है। हायर एजुकेशन के लिए लोन 3% की इंटरेस्ट जो सब्सिडी है वो सरकार देगी, और बहुत सारी छोटी माइक्रो MSMEs जो हैं उसमें ले जाने की बात है, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में है, सर्विस सेक्टर बहुत ग्रो कर रहा है। और मैं तो बजट को हमेशा हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा देखता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि अभी स्किल में हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। अभी भी हमारे जो लोग हैं गांव देहात में रहते हैं उनको यही लगता है कि एजुकेशन मतलब शहरों में कॉलेजेस में जो ट्रेडिशनल कोर्सेज चल रहे हैं, परंपरागत जो स्कूल में पढ़ के आए हैं वही कॉलेज में पढ़ना है। तो हालांकि जो आज के समय में पॉलिटेक्निक्स हैं, हमारे ITIs हैं, उनकी तरफ अगर प्रदेश के लोग ज़्यादा जाएं तो बहुत सारे मेरे नोन हैं, एग्जाम्पल्स हैं जो ऐसी शिक्षा लेके जो बाहर बड़े शहरों में गए हैं जहां अपार संभावनाएं जॉब की, वो अच्छा कमा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो ट्रेडिशनल कोर्सेज़ के मुकाबले वो 3-4 गुना ज़्यादा आय अर्जित कर रहे हैं। तो थोड़ा सा डेवलपमेंट ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी तरफ भी ज़्यादा ज़रूरी है। और विकसित भारत के लिए बहुत सारे जितने भी लक्ष्य हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं, उनको पूरा ये जो बजट दस्तावेज़ है, बहुत प्रोफेशनल लोग बैठे हैं इसको बनाने में, तो ये उस दिशा में आगे बढ़ता है, और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा प्रयास है। ठीक है। रूरल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं डॉक्टर साहब,
ज़्यादातर जो नज़र सबसे पहले जाती है वो किसानों पर जाती है। फार्मर्स का जो फील्ड है हमारे देश में वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है। कुछ एक नॉर्थ इंडिया स्टेट की बात करें तो फिर तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा है, पंजाब हरियाणा का अगर जिक्र करें। किसानों के लिए इस वाले बजट में काफ़ी ज़्यादा अनाउंसमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से की गई है। कोशिश ये है कि किसानों को और ज़्यादा सुदृढ़ बनाया जाए और किसान को और ज़्यादा मजबूत बनाया जाए। क्या वो घोषणाएं, क्या वो ऐलान ऐसे हैं जो किसानों को ध्यान में रखकर इस बार किए गए हैं और कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो इंडियन फार्मर के लिए साबित हो सकते हैं आने वाले वक्त में? देखिए, आपने पिछले सालों में देखा एक बहुत बड़ा एजिटेशन फार्मर्स की तरफ से किया गया है और वो अभी भी लामबंद हैं। वो चाहते हैं कि जो हमारे लीगल उनमें गारंटी दी जाए, जो हमारी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, MSP पर गारंटी। वो एक इशू है। वो इशू इसलिए है कि वो मार्केटिंग का इशू है। किसान उपज पैदा कर रहा है बट उसको दाम नहीं मिल रहे बाजार में जब जाता है। इस बार बजट में 1.50 लाख करोड़ जो है वो फार्म सेक्टर पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, जिसमें उनके आप देखते हैं क्लाइमेट का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से हमारी क्रॉप्स जो हैं, जब हमें बारिश नहीं चाहिए तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, जब हमें धूप चाहिए धूप नहीं मिलती है और टोटली अनप्रडिक्टेबल। मैं अभी पीछे हिमाचल के कुछ एरियाज में क्लाइमेट चेंज का ही असर देख रहा था। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से लोगों ने कई सारी फसलें जो है, अब जो ट्रेडिशनल तरीके थे फसलें पैदा करने के, वो छोड़ दिए हैं। नए तरीके में आपको ज़्यादा पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज़ करने की बात आ रही है। बट कुल मिला के मुझे लगता है कि फार्म सेक्टर में जो इस बार बात करी गई है कि वो ये क्लाइमेट से रिलेटेड किस तरह के बीज उनको दिए जाएं किसानों को, ताकि उनकी उपज बढ़े। ऑयल सीड्स की बहुत इस कंट्री में ज़रूरत है, ऑयल सीड्स की बात की गई है। अब इस बजट में काफ़ी फोकस है किसानों पे। किसानों की बात मुझे लगता है सुनी गई है। किसानों से कुछ मुझे लगता है किसी लेवल पे चर्चाएं भी हुई होंगी। तो कुल मिला के जैसे रूरल इकनॉमी की डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, तो रूरल इकनॉमी के ये जो हमारा फार्म सेक्टर है, हिमाचल में तो खैर फ्रूट है हमारा, बिल्कुल, और फ्रूट भी देखो कि क्लाइमेट चेंज की जो वेदर चेंजेस आ रही हैं उसकी वजह से अफेक्ट हो रहा है, कहीं बीमारियां आ रही हैं। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि इस पे फोकस जो किया गया है, कुछ अनुसंधान भी होगा, कुछ बात की गई है, उस पर रिसर्च का काम भी होगा और किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट्स देने की बात भी हो रही है उसमें। तो किसानों की जो हालत है इम्प्रूव होगी, बट उसके साथ साथ हमें मंडियों को सुदृढ़ करना है। जो हमारी नेचुरल फार्मिंग का एक मिशन है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसको भी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। इस बजट में उसकी बात की गई है कि नेचुरल फार्मिंग की तरफ हम आस्ता आस्ता ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ कैसे किसानों को बढ़ाया। हालांकि इस बजट में जिक्र ज़रूर किया है वित्त मंत्री ने, और उससे पहले भी, अगर बजट से पहले की भी मैं बात करूं तो केंद्र सरकार की ये कोशिश रहती है। मोटे अनाज के इस्तेमाल को लेकर बार बार जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। किसानों को भी प्रेरित किया जाता है कि परंपरागत खेती से थोड़ा हटकर ऑर्गेनिक खेती की ओर आएँ, बागवानी की तरफ आएँ। तो क्या वो स्टेप्स हो सकते हैं जो किसानों को इस तरफ मोड़ें, उनका रुझान इस तरफ करें, और जिससे ओवरऑल भी जो किसानों का एक जो स्ट्रक्चर है, जो इकोनॉमी में उनका जो रोल है, वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो सके? मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत हिमाचल से ही हुई है। कुछ साल पहले अब यहाँ गवर्नर साहब थे, जो अब गुजरात के गवर्नर हैं, आचार्य देवव्रत जी, उन्होंने इस सेक्टर में बहुत मोटिवेशनल काम किया है। खुद खेतों में जाते थे, खुद यूनिवर्सिटीज़ में जाके उन्होंने बात करी कि इस सेक्टर की तरफ बढ़ा जाए, ताकि हम जो बाकी अनाज खाते हैं, जब पैदा करते हैं, उसमें बीमारियां बहुत होती हैं। मतलब हमें हेल्थ सेक्टर में हमारा खर्चा कितना, कैंसर जैसी, किडनी प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम, ऐसी बीमारियां आ रही हैं। अगर हम उस तरफ जाएं तो मुझे लगता है कि उस जो हम पैदा करेंगे, पैदावार करेंगे। हिमाचल में बहुत सारे किसान जुड़ गए हैं। ऐसे मेरे पास अभी नंबर नहीं है, बट मैं भी कुछ एरियाज में गया हूँ। मुझे लगता है कि हिमालयन जो स्टेट्स हैं, उत्तराखंड और हिमाचल, ये बहुत आइडल सेक्टर है और इसको मुझे लगता है कि सेंटर को अडॉप्ट करना चाहिए एज ए मॉडल, और उस खेती की तरफ बढ़ के हमें बहुत अच्छे पौष्टिक जो अन्न पैदा किया जाएगा, और उसकी अगर डिफरेंट अलग से मार्केटिंग उसकी की जाए, हमें जो हम ऑर्गेनिक प्रोड्यूस पैदा करेंगे उसके लिए अलग से हमें चाहिए मार्केट। तो अगर उस तरह का अरेंजमेंट हो, सरकार ने पीछे कुछ इंतजाम किए हैं, बट वो नाकाफ़ी है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर अगर सरकार फोकस करे, बजट में कुछ इंडिकेटर्स हैं उस तरह के,
तो हिमाचल और उत्तराखंड को एक मॉडल बना के सारे देश में अगर लागू किया जाए तो एक बड़ी अच्छी शुरुआत होगी। ठीक है, एक और इंडिकेटर जिस पर कर्मचारी वर्ग की खास तौर पर नज़र रहती है, टैक्स सिस्टम की, अगर टैक्स स्लैब की मैं बात करूं, थोड़ा सा इसमें माइनर चेंजेस बार किया गया है। हालांकि पिछले या शायद उससे पिछले साल जब न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम का एक कॉन्सेप्ट लाया गया था, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों में हुआ था और उसे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बड़े स्तर पर कोशिशें भी की गई थी। इस बार के टैक्स स्लैब में जो थोड़ा सा चेंज, जो टैक्स की जो लिमिट है जो 3 लाख कर दी गई है, फ़ायदा है, नुकसान है, एक कॉन्फ्लिक्ट है लोगों के दिमाग में, कर्मचारी वर्ग की अगर मैं बात करूं, तो किस तरह से इसे देखा जाए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? फ़ायदा तो है, स्पष्ट फ़ायदा है। मतलब 10,000 से लेकर 17,500 तक टैक्स बचेगा। मेरा खुद 17,500 बचेगा। तो क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 50,000 थी, वो 1 लाख हुई है, 75 हुई है। और जो टैक्स स्लैब्स थे वो उसमें भी बदलाव हुआ है, तो उससे फ़ायदा तो हो रहा है। और वो है थोड़ा ही नाम मात्र है। काफ़ी क्रिटिक्स तो भी उसके बारे में ये भी कह रहे थे कि इतना तो इन्फ्लेशन भी नहीं, हाँ ये कुछ भी नहीं है। परंतु जैसे मैंने कहा कि अभी कुछ वर्षों में सरकार का प्रयत्न लोक लुभावने निर्णयों पे नहीं है। ये बजट सारे, हम बहुत सारे बजट्स को मैं एनालाइज करते रहे, ढूंढते रहे कि कुछ मिलेगा ऐसा। तो लोक लुभावने ये बिल्कुल केंद्र में रखते हुए, देश को केंद्र में रखते हुए, विकास को केंद्र में रखते हुए, और जो सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के प्रोग्राम्स हैं उस पर एलोकेशन हो रही है। और उसी से शायद जैसे चाहे टैक्स कलेक्शन है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है वो कम आएगी, तभी इकोनॉमिक वायबिलिटी बढ़ती है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो वो उस चीज़ पे बिल्कुल प्योर इकोनॉमिक्स पे ये बजट चल रहे हैं पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ। तो इसमें ज़्यादा वो बांटने वाला मुझे नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा मुझे एक एलिमेंट दिखा है आज, वो आंध्र प्रदेश और बिहार का वो प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स होती है सब जगह। तो वो अपने जो पार्टनर एलाइज होते हैं वो कुछ ना कुछ इस तरह से दबाव बनाते भी हैं, सक्सेसफुल भी, और सरकार चलती भी है। ठीक है, ये तो चलो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव हो गया, लेकिन क्योंकि स्ट्रॉन्ग बजट की आपने बात की, शायद इसीलिए निर्मला सीतारमण को कंटिन्यू किया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए। पिछले 7 टर्म से वो लगातार बजट पेश कर रही है। अब थोड़ा सा अगर हम क्योंकि एक योजना सरकार की है, सूर्य घर योजना, जिसके ज़रिए एक कोशिश की जाती है कि प्रोडक्टिविटी जो इलेक्ट्रिसिटी की है वो एक लेवल पे हो, नेचुरल लेवल पे हो, कितनी इंपॉर्टेंट आप उसे देखते हैं और आम लोगों के लिए और सरकार के स्तर पर कितनी ज़्यादा कारगर ये चीज़ आने वाले वक्त में हो सकती है? देखिए, अब ये माना गया है कि जो हाइड्रो पावर सेक्टर है उसमें भी कई तरह के इश्यूज आते हैं। वो लोग बेघर हो जाते हैं, पानी के जो इशू रिलेटेड हैं वो संकट आ रहा है, और पानी जो ग्लेशियर्स हमारे कम हो रहे हैं उसकी वजह से वो भी है। कोल्स जो थर्मल पावर स्टेशन हैं उनका पोल्यूशन का खतरा है और बिजली बहुत महंगी है। सोलर पावर जो इसमें एक बजट में एक स्कीम अनाउंस पहले भी करी गई थी, आई थिंक उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, लोगों को अपने छत पे सोलर पैनल लगाने के लिए, और जो उनका बाकी इक्विपमेंट आएगा उसको सस्ता करने की, उस पे से ड्यूटीज़ वगैरह ख़त्म करने की भी बात हुई है। मुझे लगता है कि ये अच्छी शुरुआत है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे चलें सड़कों पे, पोल्यूशन, पेट्रोल का जो पोल्यूशन है, डीजल का, वो कम होगा, तो हमारे मतलब स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, पर्यावरण के लिए भी मुझे अच्छा लगता है कि अगर ये सोलर पैनल जो सोलर स्कीम है, हिमाचल प्रदेश अपने लेवल पे ही बहुत शुरुआत कर चुका है इलेक्ट्रिक व्हीकल की और सोलर पैनल सिस्टम की। मुझे लगता है कि अच्छी बात है, ये शुरुआत करनी चाहिए इसकी। ठीक है, और ये शुरुआत अगर लॉन्ग टर्म रहे तो आने वाले वक्त में ना सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि हमारे पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा फैसला हो सकता है। तो इम्पॉर्टेंट दिन आज का, और केंद्र सरकार का ये बजट जिसके बारे में तमाम बारीकियां हमने विशेषज्ञों से जानने की कोशिश की, आप तक तथ्यात्मक जानकारी पहुंचाने की कोशिश की, और उम्मीद है कि आप लोगों को इस बजट की जो खास बातें, जो की पॉइंट्स हैं, वो इस कार्यक्रम के जरिए समझ में आए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दोनों खास मेहमानों का, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े, लोगों के साथ अपने विचार साझा किए, बजट की बारीकियां बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।